अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानूस जासिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक न्यू स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ और ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं इन यूएसए। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू क्लियर कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है बट इट्स नॉट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के 3 नाम हैं: रिसर्च असिस्टेंटशिप, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आई हैव इनवाइटेड रबिया खालिद, जो कि राइट नाउ एज अ टीचर असिस्टेंट सर्व कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग। उनका कोर्स एमएफ राइटिंग है और उन्होंने बैचलर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो यूग्रेड की अलमनाई भी रह चुकी हैं। Without wasting time, let's start the video and listen to her. What are her tips and experiences? ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप में ऐसे होता है कि इधर आप टीए होते हो या आप आरए होते हो। आरए एक रिसर्च असिस्टेंट होता है, उसमें आपने अपने प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करनी होती है और उसको असिस्ट करना होता है रिसर्च वगैरह में, रिसर्च पेपर्स लिखने में, इन एवरीथिंग। सो बेसिकली उसमें आपके ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो जितने प्रोफेसर आप टाइम यूनिवर्सिटी में होता है वो आपको रिक्वायर करता है कि आप ऑफिस में रहो अपनी क्लासेस के अलावा। जबकि टीएशिप में ये होता है कि यू टीच अ कोर्स। जैसे मैं पढ़ाती हूँ कंपोजिशन और रेट्रिक फ्रेशमैन कॉलेज को, और मैं उनके पेपर भी ग्रेड करती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ और मैं फ़ाइनल उनका पोर्टफोलियो भी ग्रेड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बिकॉज ये पूरी तरह से मैं ही पढ़ाती हूँ उन्हें, कोई और टीचर का इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये मेरा वर्कलोड है सिर्फ एक कोर्स का। और उसके अलावा मैंने ऑफिस आवर्स में बैठना होता है सिर्फ 3 घंटे एक वीक में। मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को मुझसे बात करनी है वो आके मुझसे बात कर लें। जो वर्कलोड है वो बेसिकली आपने जो पढ़ाना है और जो पेपर ग्रेड करने हैं वो होता है। क्योंकि फुली फंडेड है, इसका मतलब ये होता है कि आपको पे करते हैं, तो आपकी फ़ीस नहीं होती, आपकी कोई फ़ी नहीं होती और आपको एक पे मिलती है। जो आपको पे मिलती है एज अ रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट, उस पे से आपने अपना खाना पीना करना होता है, अपना रिहाइश का बंदोबस्त करना होता है और जितने भी अपने सारे अखराजात हैं वो पूरे करने होते हैं। एक और बात कि फुली फंडेड हो फिर भी इसमें यूगेट वाला सीन नहीं होता। आपको अपना एयर फेयर खुद करना होता है, अपनी टिकट खुद ख़रीदनी होती है, अपनी सर्विस फ़ी खुद देनी होती है, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी खुद देनी होती है। इवन इफ़ यू गेट एडमिशन, आपको ये सारे खर्चे खुद करने होते हैं। और जब आप यहाँ आते हो तो शुरू में आपके पास पैसे नहीं होते, तो आपने जो अपार्टमेंट रेंट करना होता है वो आपने अपने पैसों से शुरू में लीज़ वगैरह पे करनी होती है। बाद में जब आपको पे मिलती है तो फिर आप अपना ख़र्चा खुद उठा सकते हो। और जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे आके अपनी बेडिंग करनी होती है, अपना फर्नीचर वगैरह, अगर आपका अनफर्निश्ड मोस्ट प्रॉबली अपार्टमेंट जो होता है उसको, तो वो सारे खर्चे आपने खुद करने होते हैं। और आपके पास इतने पैसे पाकिस्तान में सफिशिएंट फ़ंड्स होने चाहिए कि आप यहाँ आके शुरू में सेटल हो जाओ और फिर उसके बाद आप अपना ख़र्चा खुद उठा सकते हो। और अगर आप किसी से पैसे ले के भी ये सारे खर्चे करते हो तो आप अपनी पे में अगर आप बचत वगैरह करके उनको पे बैक कर सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि आप इस काम के अलावा जो आपको रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंटशिप करते हो, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो 20 आवर्स अलाउंस होती है एज ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा वो इसमें पूरी हो जाती है। तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, जो आपकी पे होती है आपने उसी में गुजारा करना होता है। अगर आप कहीं और काम करोगे वो इलीगल कंसिडर होगा, और अगर आपको वो पकड़ लेते हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, एवरीथिंग दे कैन डू दैट। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आइट्स होता है, डुओलिंगो होता है और टोफल होता है। मैंने टोफल दिया था क्योंकि मैं उसका मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने वो दिया था। आप कुछ भी दे सकते हो, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। हर डिपार्टमेंट का, इवन इन यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग, हर डिपार्टमेंट का टोफल का स्कोर का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी का एक रिक्वायरमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। टोफल का 100 था आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग में, और 90+, इट डिपेंड्स। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग्रेजुएट एडमिशन्स की, उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि कितना स्कोर चाहिए, और वो एग्जैक्टली सबका बताते हैं कि आइल्स में कितना चाहिए, डुओलिंगो में कितना चाहिए और टोफल में कितना चाहिए। जो भी आप टेस्ट दोगे आपका उतना स्कोर होना ज़रूरी है। और दो चीज़ें, एक स्कोर होता है कि जो आपको एडमिशन के लिए चाहिए होता है, दूसरा स्कोर ये होता है जो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के लिए चाहिए होता है, वो कुछ ज़्यादा होता है। अगर आपने पढ़ाना है तो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपका टोफल का स्कोर अच्छा हो। और जब आपने अप्लाई करना होता है तो आपके पास वो टोफल का स्कोर आप में हाथ में होना चाहिए, बिकॉज आपने अपलोड करना होता है इन द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले टोफल या फिर कोई भी अदर आइल्स वगैरह टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने
टोफ़ल की ज़्यादा तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरा मेजर इंग्लिश है, तो मुझे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट यू कैन डू इट इन 1 वीक। अगर आप 1 हफ़्ता उसको अच्छे से कर लेते हो, और अगर आपकी थोड़ी-सी भी ज़्यादा मसला होता है इंग्लिश बोलने वाले टेस्ट में, लाइक आप व्हेन यू डू द स्पीकिंग टेस्ट इन टोफ़ल और आइल्स, उसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप 1 महीना आराम से दिन में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो विद एवरीथिंग यू आर गोइंग ऑन, अपने सारे वर्कलोड के साथ अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली कर लेते हो। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, सो मेरे स्पीकिंग में आए थे 30 में से 25। मुझे ज़्यादा चाहिए थे, इट वाज इनफ, बट मुझे था कि ज़्यादा आए, तो मेरे टोटल टोफल में 109 स्कोर था 120 में से। इट वाज़ अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर, बट आई वाज़ होपिंग फॉर मोर, बट मैंने तैयारी नहीं की थी। मैंने सिर्फ 3-4 दिन तैयारी की थी, इस वजह से आया था। अगर आप तैयारी कर लेते हो अच्छे से 1 हफ्ता, तो यू कैन ईजिली स्कोर 100+। आई एम गोना टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी नाउ। सबसे ज़्यादा जो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है वो आपका CGPA होता है। तमाम मास्टर्स और ग्रेजुएट स्कूल्स में 3.0 GPA चाहिए होता है आपके अंडर ग्रेड का टू गेट एडमिशन। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग में भी यही है। उसके अलावा आपकी एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके फील्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आपकी नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो आपका काम है, आपकी एप्लीकेशन है, आप कितने टैलेंटेड हो, उस बेस पे वो आपको रखते हैं। और स्कॉलरशिप्स भी वो उसी बेस पे देते हैं, इस बेस पे नहीं देते कि कोई यूएस का है या कोई कहीं का है। वो आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी पे देते हैं। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन के लिए 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, जिसके लिंक वो आपके प्रोफेसर्स की आप ईमेल्स लिखते हैं और उनको डायरेक्टली लिंक्स चाहते हैं और वो ख़ुद अपलोड करते हैं। समटाइम्स वो उनसे कुछ क्विज़ेस वगैरह, लाइक कोई फॉर्म भी फिल कराते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को ग्रेड करें, वो कैसा था क्लास में, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो इसलिए आपको चाहिए कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस पहले शुरू कर लें 1 माह, ताकि जब आपके प्रोफेसर्स के पास लिंक जाएँ तो उनके पास टाइम हो, वो सबमिट कर दें लेटर्स। अगर आप डेडलाइन से 1 दिन पहले करेंगे तो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड नहीं हुए होंगे, तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, उसके अलावा जो आपने अपना पासपोर्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपके एडमिशन के बाद चाहिए होती हैं। एडमिशन से पहले सिर्फ आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट आप अनऑफिशियल सबमिट करा सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस में, लेकिन कुछ स्कूल ऑफिशियल मांगते हैं, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली भेजनी होती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो भेजने के लिए उनको, लाइक एक ट्रांसक्रिप्ट की वेबसाइट होती है, आप वो यूज़ कर सकते हो, बट इट कॉस्ट यू, इट्स लाइक $200 और समथिंग। बट मैंने जो तरीका ये किया था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने उनसे कहा कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कहा कि आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट मेरी सेंड करें। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आए, तो लम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली सेंड करती हैं, उनके पास पूरा प्रोसीजर है ऑनलाइन भेजने का। पर मेरी यूनिवर्सिटी पे नहीं था, तो मैं अपनी एग्जामिनेशंस के पास गई। उन्होंने कहा हम पहले भी ये करते रहे हैं, तो हम आपके ईमेल, आप हमें ईमेल बताएं जिस ईमेल पे हमने करना है, हम आपका ट्रांसक्रिप्ट सेंड कर देंगे। और उन्होंने साथ लिख के भेजा था कि यहाँ की ग्रेजुएट है, इसने इस GPA के साथ ग्रेजुएट किया है और ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट है। उन्होंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर लेके उसका PDF भेज दिया था। एंड दैट्स हाउ आई डिड माइन। आई डिड नॉट स्पेंड लाइक $200। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो लगा सकूँ ट्रांसक्रिप्ट सेंड करने पे, तो इस तरह से मैंने किया था। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेस होता है, ये मोस्टली होता है एडमिशन मिलने के बाद। उससे पहले आप अपनी अनऑफिशियल की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हो। लाइक आप ऑफिशियल की भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो, दे डोंट माइंड। वो ऑफिशियल तब मांगते हैं जब आपका कंप्लीट हो जाए, आपका एडमिशन वो आपको दे दें, वो कहें कि हाँ जी आपको एक्सेप्ट कर लिया, अब आप हमें भेजें। उसके अलावा तभी वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं आपका एडमिशन होने के बाद। और आपका एडमिशन होने के बाद फिर आपने और प्रोसेसेस करने होते हैं। वो आपको आपका I-20 देते हैं, तो आपने सर्विस ID बनानी होती है। उसका जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन $300 होता है, 360 आई थिंक। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन का $200 तक कॉस्ट होता है, टोफल वगैरह के टेस्ट का $200 तक कॉस्ट होता है। तो ये सारी कॉस्ट आपने खुद करनी होती हैं। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च किया जाए? सबसे आसान तरीका है गूगल सर्च। आप गूगल पे जाएं, आप अपना फील्ड लिखें और आप लिखें कि US में इसकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फुली फंडेड देती हैं। जब आप उन यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट नाम आ जाएंगे, समटाइम्स आपको किसी वेबसाइट्स पे लिस्ट भी मिल जाती हैं। जब उनके आपके पास नाम आ जाएंगे, आपने हर यूनिवर्सिटी के पेज को, उस डिपार्टमेंट के पेज को जाके पढ़ना है। उस पर उन्होंने लिखा होता है कि हम असिस्टेंटशिप कितनों को देते हैं, कि कैसे देते हैं। कुछ इसलिए लिखा होता है कि जितने भी हम एडमिशन लेते हैं हम उन सबको असिस्टेंटशिप देते हैं। कुछ ने लिखा होता है कि हम कुछ को देते हैं, तो आपने उसके लिए सेपरेट अप्लाई करना होता है। हर यूनिवर्सिटी ने अपने पेज पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो आपने सिर्फ जाके वो पढ़ना है।
ठीक है? और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देख लें, ये ना हो कि आप सबसे हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें या सबसे लो क्लास में करें। आपको वीज़ा मिलने में मुश्किल होगी लो क्लास में, और हाई क्लास में आपको एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। तो आप कोई सेफ्टी स्कूल्स रखें कि मीडियम स्कूल्स जो हों, जहाँ आपको लगे कि आपका ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। उनका एक्सेप्टेंस रेट चेक करें गूगल पे जाके कि कितने % वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं, एंड वो भी आपको बता सकता है। उनसे कह सकते हैं कि किस और यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोग्राम अच्छा है या मैं वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना जाने का सोचा था, तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर को मैसेज किया था अपने प्रोग्राम के ईमेल की थी मैंने उन्हें कि आई वांट अप्लाई हियर, मुझे बताएं कि व्हाट शुड आई डू, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ ज़रूर अप्लाई करें, बट हमारे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स रखते हैं हम इस प्रोग्राम में, तो आप और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट दी थी जिस पे एक पूरी लिस्ट थी यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ जो जिस प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाह रही थी वो फुली फंडेड था। ठीक है? तो मैंने फिर वहाँ से एक स्कूल चूज़ किए थे जो इलाके के हिसाब से, लाइक यूएस की डिफरेंट स्टेट्स में मैं जाना चाहती थी, जहाँ पे वहाँ के हिसाब से मैंने देख के दिए थे, और उनका जो एक्सेप्टेंस रेट था वो देख के दिया था। जैसे कि मैंने कोलंबिया, कॉर्नेल, ब्राउन इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर भी आपने ये भी देखना होता है कि आपने कितने स्कूल्स में अप्लाई करना है। मैंने 15 स्कूल्स में अप्लाई किया था, बिकॉज मेरा जो एक्सेप्टेंस रेट था प्रोग्राम का वो 1 to 2% था। सिर्फ 100 में से 1 या 2 बच्चे रखते हैं वो। तो इसलिए मुझे था कि मैं ज़्यादा स्कूल्स में अप्लाई करूं, ताकि मेरे चांसेस जो हैं एडमिशन के वो ज़्यादा हो जाएं। तो आप अपना एक्सेप्टेंस रेट देख के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का उस हिसाब से डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करें। तो आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी प्रोफेसर के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप गूगल पे सर्च करें, यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएँ और वहाँ सारी डिटेल्स पढ़ें। अगर कोई फॉल सेमेस्टर में जाना चाहता है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पिछले फॉल सेमेस्टर में अप्लाई करें। यानी अगर मैं अब इस सेमेस्टर में फ़ॉल में शुरू करना चाहती हूँ, तो डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी होंगी मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ फ़ॉल में एडमिशन देती हैं मास्टर्स में, तो वो फॉल्स की जो डेडलाइन होती है वो दिसंबर होती है, बिगिनिंग ऑफ 1 दिसंबर से शुरू होके अराउंड 30 जनवरी तक जाती हैं मोस्ट स्कूल्स की डेडलाइंस। सो बेहतर यह है कि आप अक्टूबर में शुरू कर दें अप्लाई करना। अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए कर रहे हैं तो आपको फ़ंडिंग का मसला हो सकता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्प्रिंग सेमेस्टर में फ़ंडिंग नहीं देती, तो आप बेहतर यही है कि फ़ॉल में अप्लाई करें और अक्टूबर नवंबर में आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दें अपना। एप्लीकेशन फ़िल करते हुए आपने कोई एसओपी या क्वेश्चंस नहीं करने होते। इनफैक्ट आपने एक पूरी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करनी होती है, जो कि हर स्कूल के हिसाब से डिफरेंट होती है। कुछ स्कूल 500 वर्ड मांगते हैं, मोस्ट स्कूल्स से कहते हैं कि 1 पेज होना चाहिए वर्ड डॉक्यूमेंट का, और कुछ स्कूल्स की लिमिट 1000 होती है, बट इट यूजली स्टार्ट्स फ्रॉम 500 to 1000 वर्ड्स। वो आपने पूरी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है, और वो आपके फील्ड से रिलेटेड होती है। और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पेज पे एक प्रॉम्प्ट दिया होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखें। जो एसओपी होती है वो आपकी हर फील्ड पे डिपेंड करती है कि उसमें क्या लिखना है, बट बेसिकली उसमें हर लोग ये होता है कि आपने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होता है, आपने अपना बताना होता है कि आप के गोल्स क्या हैं और इस तरह की चीज़ें। आपने थीसिस किस चीज़ पे करना है, आप स्पेशली अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपका जो फील्ड है वो रिसर्च बेस है, तो आपने अपना रिसर्च बताना होता है कि मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, और इस तरह की चीज़ें। ये हर यूनिवर्सिटी और हर फील्ड के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप उन स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करें जो पहले से उस फील्ड में हैं और स्कॉलरशिप्स पे हैं, वो आपको हेल्प कर सकेंगे कि क्या लिखना है। और सबसे ज़रूरी बात कि यूनिवर्सिटी का प्रॉम्प्ट ज़रूर पढ़ें, कि वो आपको बताते हैं कि एसओपी में क्या लिखना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग एप्लीकेशन फ़ी होती है। इट वेरीज़ फ्राम $30 to $110। मोस्टली इसी रेंज में होती हैं। $30 से शुरू होती हैं, किसी की 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, बट मोस्टली जो होती हैं, जो मैंने देखी हैं, वो 70 से 90 की रेंज में फॉल कर रही होती हैं। $70 से $90, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको और भी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक अक्टूबर में आप शुरू कर दें फिर, क्योंकि अगर आपको फ़ी वेवर देना है तो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ़ी वेवर देते हैं आपको, बेसिकली जो पाकिस्तानीज़ क्वालिफाई करते हैं वो इस बात पे करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने उनको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी होती हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फ़ी वेवर्स नहीं देती।
बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो देती हैं और आपको आउट ऑफ द वे जाके वो लेने पड़ते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि हम नहीं देते। तो मैंने कोई भी फ़ी वेवर के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने पे की थी सारी फ़ी एप्लीकेशन फ़ी, और वो काफ़ी ज़्यादा थी, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स की हुई थी अपने एक्सचेंज प्रोग्राम से, तो मैंने उससे सारी पे की थी। तो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी ऐसे होती है कि आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। तो मोस्टली आपका जो कार्ड होता है, आपका जो पाकिस्तान में डेबिट कार्ड होता है, उससे पे हो जाती है, लेकिन आपने उसकी सेटिंग्स चेंज करनी होती है अपने मोबाइल बैंक में ऐप में जाके कि इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउ कर दें। और समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा होता है कि पेमेंट नहीं हो रही होती, तो फिर आपने उनको कॉन्टैक्ट करना होता है कि पेमेंट नहीं हो रही, हमें कोई तरीका बताएं, तो फिर आपको वो डिफरेंट वे से बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन हो जाती है, सिर्फ एक आधी यूनिवर्सिटी होती है कि जिसका नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी यूएस में है, आप उससे बात कर सकते हैं कि आप पे कर दो और मैं आपको पे कर दूंगा। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऑफर लेटर कब आता है? ऑफर लेटर यूजली आता है डिफरेंट टाइम पे। हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट होता है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग भी डिफरेंट टाइम पे सबमिट ऑफर लेटर जो है ना वो भेजती है। मुझे 1 महीने के अंदर आ गया था। यूजली इतना जल्दी नहीं आता, लोग दिसंबर में अप्लाई करते हैं और ऑफ़र लेटर जाके आता है फरवरी मार्च में। बट मार्च का महीना जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑफ़र लेटर के हिसाब से। मुझे फरवरी में आ गया था, लाइक 20th फरवरी, लेकिन यूजुअली मार्च तक आते हैं। मुझे मार्च तक आते रहते हैं उनके डिसीजंस यूनिवर्सिटीज़ के। तो मोस्टली लेट डिसीजंस जो होते हैं वो अप्रैल में होते हैं, बट मोस्टली फेब के एंड से शुरू होकर मार्च में आ जाते हैं आप लोगों को। और उन्होंने अपने उस पर लिखा भी होता है कि आपको, जब आप उनका पेज पढ़ते हो उस पर लिखा भी होता है मोस्ट प्रॉबली कि आपको कब तक ऑफर लेटर या आपका यूनिवर्सिटी का डिसीजन आ जाएगा। उसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो जो आपका वीज़ा होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, F1 वीज़ा होता है। यूजली लोगों का 5 साल का लगता है, कुछ लोगों का 2 साल का भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड पे जा रहे हो। तो आपका इतना लगता है, मोस्टली 5 साल का लगता है, ठीक है। उसकी जो फ़ी होती है वो पहले $160 थी, अब बढ़ा दी गई है, इट्स अराउंड $200। तो वो आप सारा प्रोसेस जो होता है ना, वो वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट जो होती है, वीज़ा की जो वेबसाइट है पाकिस्तान की, यूएस वालों की, आप उस पे जाके देख सकते हैं सारा प्रोसेस। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में यूजुअली इंटरव्यू नहीं होता, बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर आपका इंटरव्यू होगा। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट दे आस्क यू अबाउट इंटरव्यू, बट मोस्टली दे आस्क यू अबाउट योर रिसर्च, और वो आपसे बात करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि जो आपने अपनी एसओपी में लिखा है वो ठीक भी है या नहीं। सो बेसिकली आपने वही चीज़ें बतानी होती हैं। इट्स लाइक अ ट्रायल टू सी यू, लाइक इफ़ यू आर सेइंग द ट्रूथ, और जो आपकी एप्लीकेशन है आप उसके मुताबिक हो भी या नहीं। सो हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग होता है, बट मोस्टली सेम होते हैं। जब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, आपने डाटा अपना फिल करना होता है, रिकमेंडेशन लेटर्स लिखने होते हैं कि किन प्रोफेसर्स की आपने ईमेल्स डालनी है, उनको लिंक्स चाहेंगे तो आपके फिल करेंगे। फिर आपने अपने टोफल के स्कोर्स लिखने होते हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स डालनी होती हैं, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है, ठीक है, और एसओपी लगानी होती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपसे एक राइटिंग सैम्पल मांगते हैं। जो आपका राइटिंग सैम्पल है वो डिटर्मिन करता है कि वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। इट्स मोस्टली 20 पेजेस फॉर मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। आपके अपने फील्ड की रिसर्च होती है, ठीक है। कुछ में नहीं भी मांगते, मोस्टली मांगते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स में नहीं भी मांगते। वो सिर्फ आपसे आपकी रिसर्च स्टेटमेंट मांगते हैं कि आपने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है। आपने उसको जस्टिफाई करना होता है कि ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और ये चीज़ें मैं करूँगा अपने मास्टर्स के दौरान, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस का। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस अलग होता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पेज पर जाएँ, सारी डिटेल्स पढ़ें, और अगर आपका कोई मसला है तो आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को ईमेल करें, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। So this was it. I hope you enjoyed this video, and if you have any question you can comment in the comment box, and I've also given the speaker's profile link in the description, so if you have any question you can contact to them directly. So yeah, that's it for this video. Good luck. Bye.